बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे ट्रेजर आइलैंड प्रोजेक्ट। ये जो ट्रेजर आइलैंड प्रोजेक्ट है ना, ये बेसिकली उसी जो हमने अभी पढ़ा है, इफ़, मल्टीपल इफ़, नेस्टेड इफ़, एल्स, एलिफ और क्या कहते हैं, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स थे, उसी की प्रैक्टिस के लिए ये प्रोजेक्ट है। तो इसको बनाने के लिए पहले हम फ्लो चार्ट देखते हैं। वेलकम टू द ट्रेजर आइलैंड, योर मिशन इज़ टू फाइंड द ट्रेजर। आपने ट्रेजर फाइंड करना है। डायमंड आ गया, डिसीजन है। अगर आप लेफ़्ट करोगे तो क्या होगा, आप कंटिन्यू कर सकते हो। राइट करोगे तो आपका गेम ओवर हो जाएगा। फिर अगर लेफ़्ट करते हो तो दो ऑप्शन आएंगे, स्विम या वेट। अगर आप स्विम करते हो तो आप गेम ओवर पे चले जाओगे। वेट करते हो तो आपके पास डोर का ऑप्शन आएगा। डोर में फिर रेड डोर पे जाते हो तो बर्न बाय फायर, ब्लू पे जाते हो तो ईटन बाय बीस्ट हो जाएगा, और अगर येलो पे जाते हो तो विन कर जाओगे, और कुछ और भी करोगे तो गेम ओवर हो जाएगा। ये आपका फ्लो डायग्राम है। इसी की मैपिंग आपने कोडिंग में करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आप एक ट्रेजर देख रहे हो। ये एक एस्की आर्ट है। एस्की आर्ट की वेबसाइट पड़ी हुई है। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके यहाँ जा सकते हो, और कंट्रोल F करके आप अपना जो भी चाहिए, मैंने यहाँ ट्रेजर क्लिक किया। ये देखें, ये मैंने यहाँ से ट्रेजर को कॉपी कर लिया। ठीक है। अच्छा, कॉपी करने के बाद आप एक और चीज़ देख रहे होगे कि यहाँ मैंने 3 अलग अलग इन्वर्टेड कॉमास लगाए हुए हैं। ठीक है। वहाँ पे मैं क्या करता था, डबल इन्वर्टेड कॉमास ओपन करता था। तो ये 3 इन्वर्टेड कॉमास पाइथन में मल्टीपल लाइंस ऑफ कोडिंग को अलाउ करते हैं। ठीक है ना। अगर मैं एक स्ट्रिंग वाला डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा तो वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा, वो एक ही लाइन समझेगा और यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि उसके ओपनिंग एंडिंग को वो नहीं समझ पाएगा। यहाँ पर उसने मल्टीपल लाइंस को समझ लिया तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। बाकी ये आपके टाइटल पेजेस हो गए, सिंपल है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये जो मैंने नंबर का साइन लगाया हुआ है, ये मेरा कमेंट है, मेरी अपनी याद दहानी के लिए। ठीक है, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कोडिंग। उसके बाद लाइन 28 में इनपुट इनपुट करके मैंने यूज़र से प्रॉम्प्ट मांगा है कि वो कहाँ जाना चाहता है। ठीक है, वेयर डू यू वांट टू गो, टाइप लेफ्ट और राइट। बाकी आप जो मर्जी लिखो इसके अंदर, आपकी मर्जी। वेयर डू यू वांट टू गो, टाइप लेफ्ट और राइट। उसके बाद डॉट लोअर कर दिया। डॉट लोअर का मतलब ये कि जो भी ऑप्शन मैं आगे बताऊंगा उसको वो केस सेंसिटिविटी उसकी स्मॉलर में कर देगा। तो क्योंकि मैंने इफ़ चॉइस वन डबल इक्वल्स लेफ्ट बताया है जो कि स्मॉल में है, तो यहाँ पर यूज़र कैपिटल में लिखेगा या पहला लफ्ज़ कैपिटल में लिखेगा, उन सबको वो स्मॉल में ही ले लेगा। तो इसलिए डॉट लोअर का फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया है। ये जो आप स्लैश देख रहे हो, ये बेसिकली एक स्केप का काम देता है। स्केप का काम क्या करता है, देखिए मैं हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाता था यहाँ जब मैं स्ट्रिंग स्टार्ट करता था और यहाँ जब स्ट्रिंग एंड करता था, लेकिन मुझे यू आर की जगह यहाँ पर भी एक वो लगाना पड़ गया, इन्वर्टेड कॉमा। तो कंप्यूटर इस इन्वर्टेड कॉमा को एक टेक्स्ट समझेगा, इसलिए मैंने इसको स्केप करवाने के लिए ये वाला स्लैश लगाया। समझ में आई ये बात, कि यहाँ पर ये स्लैश स्केप कर रहा है, यानी इसको पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग समझने के बजाय इसको कंटिन्यू कर रहा है कहाँ तक, यहाँ तक। और यहाँ पर मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इसलिए इस्तेमाल किया है कि मैंने स्ट्रिंग के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास इस्तेमाल कर लिए हैं। अगर मैं यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमास इस्तेमाल कर लूँ और ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल ना करूं, तो क्या गलती होगी कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, इसको स्ट्रिंग का पार्ट कंसिडर नहीं करेगा, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिंग का पार्ट कंसिडर करेगा, तो फिर इस फुल स्टॉप को कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है। तो इसलिए मैंने अगर स्ट्रिंग के अंदर कहीं डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाने थे तो मैंने बाहर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा लिया। ठीक है। तो अब ये मेरा बिल्कुल सही कोड बन गया। तीसरी बात ये कि यहाँ पर ये जो \n है, ये भी जो है नेक्स्ट लाइन को कंसिडर कर रहा है कि अब आप यहाँ से स्केप हो जाओ और नेक्स्ट लाइन में चले जाओ। तो ये बेसिकली स्केप का काम करता है, इसने इस चीज़ को स्केप कर दिया। तो आप जब रन करोगे तो आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में आंसर जो है वो मांग रहा होगा, जो इनपुट होगा प्रॉम्प्ट। ठीक है जी, तीनों बातें क्लियर हो गई। सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, ये जो स्लैश है इसका मकसद,
और ये जो स्लैश एन है इसका इसका मकसद और डॉट लोअर का मकसद होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैंने जब ये प्रॉम्प्ट आएगा तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को मैंने कंटेनर में यहाँ स्टोर करवा दिया और मैंने कंडीशन लगा दी इफ़ चॉइस वन इक्वल्स टू लेफ़्ट, अगर लेफ़्ट हो जाए तो यहाँ फिर अगेन मैंने ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है। तो क्या होगा, गेम कंटिन्यू होगा। अगर वो राइट लिखेगा तो यहाँ पर गेम एंड हो जाएगा। देखा इन दोनों की इंडेंटेशन, लाइन 30 और लाइन 48 की बिल्कुल सेम इंडेंटेशन है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ ये भी लिख सकता था कि इफ़ चॉइस वन डबल इक्वल्स टू राइट, लेकिन राइट मैंने इसलिए नहीं लिखा कि यूज़र के राइट पे गेम एंड हो रहा था, लेकिन अगर वो लेफ़्ट के अलावा राइट के अलावा कुछ और लिखता तो भी गेम कंटिन्यू रहता। तो मैंने इसलिए लेफ़्ट से शुरू किया कि भाई सिर्फ अगर वो लेफ़्ट लिखेगा तो ही कंटिन्यू होगा गेम, इसलिए कि ये लिखा हुआ है ना कि लेफ़्ट पे ही गेम कंटिन्यू होगा। अच्छा, फिर कुछ प्रिंट नहीं करवाना, फिर मैंने नेक्स्ट वैल्यू पे आ गया। अब ये नेक्स्ट वैल्यू की इंडेंटेशन इस कंडीशन के अंदर मौजूद है, तो इसलिए ये बेसिकली इसमें एआई का फीचर होता है। तो ये खुद ब खुद ही, देखिए अगर मैं यहाँ कुछ डिलीट भी करूँगा ना तो ये खुद ही आ जाएगा लिखा हुआ, एआई का फीचर आता है। ये देखें, इनपुट खुद ब खुद लिखा हुआ आ गया सारी चीज़। मैं टैब का बटन दबाऊंगा, ये देखें सारी चीज़ खुद ब खुद लिखी आ गई। आजकल एआई की जो फीचर है ना वो इसके अंदर बिल्ट इन है, तो आपको समझना ज़रूरी है, बाकी कोडिंग का इतना मसला नहीं है। अब चॉइस नंबर 2 हमने ले ली, वही इनपुट प्रॉम्प्ट का यूज़ किया, वही बैक स्लैश जो हमने यूज़ किया, जो कि हमारा क्या कहते हैं स्केप का काम देगा। नेक्स्ट लाइन में आंसर चाहिए, लोअर का मतलब भी हमें समझ में आ गया। चॉइस 2 में ये है कि वेट करना है या आपने स्विम करना है। यहाँ पे देखो, अगर स्विम करेगा तो एंड हो जाएगा, और अगर ये देखो अगर स्विम करेगा तो एंड हो जाएगा, और अगर क्या कहते हैं वेट करेगा तो नेक्स्ट पे चला जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ बताई, इफ़ चॉइस इक्वल्स टू वेट तो वो चलेगा चॉइस 3 पे। यू अराइव्ड अनहार्म्ड, देयर इज़ अ हाउस विद 3 डोर्स, 1 रेड येलो। ये अगेन हमने एक स्टेटमेंट दे दी, और फिर इस स्टेटमेंट के मुताबिक मज़ीद कंडीशन इसी के अंदर नेस्ट कर दी। तो इफ़ चॉइस डबल इक्वल्स टू रेड, अगर ये नहीं होगा एलएफ का मतलब इसके अलावा, दूसरी कंडीशन देखेगा, फिर एलएफ इसके अलावा, और एल्स का मतलब ये होता है इन सब के अलावा जो भी। एलिफ का मतलब इसके अलावा, एल्स का मतलब इसके अलावा जो भी। ठीक है, एलिफ का मतलब इसके अलावा, एल्स का मतलब इसके अलावा जो भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आ गई। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हमने, जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर यहाँ हमने डॉट लोअर इस्तेमाल किया, ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी कर सकते थे। जैसे यहाँ भी हमने जो है वो किधर किया था, इधर भी हमने डॉट लोअर इस्तेमाल किया था। ठीक है, इसकी जगह हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेफ्ट और कैपिटल एल ई एफ टी, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी लॉजिकल कोडिंग नहीं लग रही और इसमें अननेसेसरी कोडिंग लग रही है। ये इस्तेमाल करना ज़्यादा इजी लग रहा है, तो इसके इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, ठीक है ना, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे भी इस्तेमाल हो सकता था कि भाई एल पहला कैपिटल होगा लेफ्ट, लेकिन हो सकता है वो सारा ही कैपिटल में लिख दे, तो इसलिए ये इतना लॉजिकल नहीं है। ठीक है, बाकी चीज़ें आपकी सारी क्लियर हैं। रेड हो गया, येलो हो गया, प्रिंट हम कुछ नहीं करवा रहे यहाँ पे, प्रिंट सिर्फ यही है, प्रिंट सिर्फ यही है कि अगर उसने येलो किया तो वो विन कर जाएगा, अगर उसने रेड किया तो बर्न बाय फायर हो गया, अगर उसने ब्लू किया तो ओप्स मिटन बाय मॉन्स्टर हो गया, और एल्स किया तो डोर नजर एग्जिट गेम ओवर हो जाएगा। यही देखो, रेड पे ये, ब्लू पे ये, येलो पे ये, और एनीथिंग एल्स पे ये, चार कंडीशन हो गई। ये चीज़ें यहाँ पे आप देख लें, एक रेड पे ये, येलो पे ये, ब्लू पे ये, और इसके अलावा जो भी इस पे ये। ठीक है, तो चार कंडीशंस हो गई। अच्छा, एक और चीज़ आप ख्याल करें इंडेंटेशन का। देखो, अगर उसकी चॉइस वेट है तो वेट चॉइस के बाद अगर वो कुछ और क्लिक करता है, यानी वो कहता है कि मैं क्या करूँगा, वेट नहीं करूँगा बल्कि स्विम करूँगा,
तो यहाँ पे हमने लिख दिया एल्स, यानी इसके अलावा अगर वो वेट के अलावा कुछ भी लिखेगा तो समथिंग टेरेबल हैपन्स, गेम ओवर। तो इसकी इंडेंटेशन इसके साथ है, इसकी इंडेंटेशन इसके साथ है, और इनकी इंडेंटेशन आपस में एक दूसरे के साथ है। इंडेंटेशन का ख्याल बहुत रखना है, ठीक है। इसीलिए फ्लो चार्ट बनाई जा रही है कि भाई पहले ये कंडीशन है, फिर नेक्स्ट कंडीशन पे आ रहे हैं, फिर नेक्स्ट कंडीशन के साथ ये है जो गेम ओवर कर सकती है, उसी के अंदर फिर ये वाली कंडीशंस आ रही हैं, ठीक है ना। यानी अगर उसने वेट सेलेक्ट कर लिया तो ये तीन कंडीशंस खुल जाएंगी, और इन तीन कंडीशंस में से कुछ सेलेक्ट ना किया तो ये कंडीशन आएगी। तो ये तीन कंडीशंस इस कंडीशन के अंदर नेस्ट हुई भी होंगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कोडिंग करते हुए। बाकी आपको इसके अंदर बैक स्लैश एन का पता चल गया, लोअर केस भी कर सकते हैं, अपर केस भी कर सकते हैं, कैपिटलाइज, डॉट कैपिटलाइज, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या चाह रहे हैं। कैपिटलाइज में किसी तरह से भी वो ले लेगा, यूज़र एक लेटर कैपिटल में लिखे, बीच का कैपिटल लेटर कैपिटल में लिखे, कैपिटलाइज का हर तरह से कवर कर लेगा। कंटेनर का कॉन्सेप्ट हो गया, प्रिंट का हो गया, अलग अलग इन्वर्टेड कॉमर्स का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, नेस्टेड कंडीशंस का कॉन्सेप्ट हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर का मैंने आपको बता दिया। बाकी आप इसको प्रैक्टिस करें, और कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसकी कोडिंग मैं आपको कॉपी कर दूंगा फर्स्ट कमेंट में। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।